नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका साइंस का चैप्टर चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें हमने आप लोगों को समीकरण के बारे में बता दिया था। तो समीकरण जैसे कि अभिक्रिया और समीकरण इसका नाम है, तो मैंने आपको अभिक्रिया और समीकरण क्या है इसके बारे में पिछले लेक्चर में आपको पहले लेक्चर में समझा दिया था। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे कुछ अभिक्रिया के बारे में। आपके एनसीईआरटी या आपके पुस्तक में जो है 5-6 तरह के अभिक्रिया के बारे में दिए हुए हैं। उसी अभिक्रिया के बारे में अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे और इस लेक्चर में आपके पहले चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे अब जो है आपको सारे के सारे लेक्चर्स कंटिन्यू वाइज जो है मिलते रहेंगे और क्रैश कोर्स अपने टाइम से ख़त्म होगा, फिर रिवीजन भी करवाया जाएगा आप लोगों को। तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम जो है इस चैप्टर को क्या करते हैं, अगले लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। तो अभिक्रिया के टर्म में जो है पहला अभिक्रिया के प्रकार जो है, पहला प्रकार जो है आपको संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। योग करना आप जानते हैं, योग करना मतलब एक तो होता है एक्सरसाइज करना, और दूसरा योग करने का मतलब है कि जोड़ना। योग करना मतलब जोड़ना। तो संयोजन मतलब भी जोड़ना और योग मतलब भी जोड़ना। लिखा रहता है कि योग करिए मतलब जोड़िए। तो इसमें क्या होगा, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया में जोड़ा जाएगा चीज़ों को। तो देखिए परिभाषा क्या है इस अभिक्रिया का, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक, एक नहीं, एक अगर होगा तो जुड़ेगा कैसे, एक में कोई दूसरा जुड़ेगा तभी होगा, तो कम से कम दो। इस अभिक्रिया के होने के लिए दो या दो से अधिक अभिकारक की जरूरत पड़ेगी। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब है कि उत्पाद जो बनेगा वो एक ही होगा। 3-4 अभिकारक क्या करेंगे, या दो से अधिक अभिकारक क्या करेंगे, मिलेंगे और मिल करके क्या करेंगे, आपको एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में इस तरह का फॉर्मूला होगा, ABC मैंने 3 अभिकारक लिया है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं इस तरह के। तो जो है यहाँ पर हमने 3 वाला लिया है, A + B + C, इस तरह से 3 मिल करके क्या करेंगे, एक आपको जैसे Z दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। यहाँ पर जो है और सारे मेन एग्जाम्पल्स आएंगे, ये समझाने के लिए बताया गया है कि कोई अभिकारक A होगा, कोई अभिकारक B होगा, कोई अभिकारक C होगा, वो मिल करके कोई एक अभिकारक Z बनाएगा। जैसे कि आप जैसे मैथ में रिलेट कर लेते हैं X, उसी तरह से यहाँ मान लिया गया है ABC को। रियल एग्जाम्पल जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर उदाहरण में रियल दिया गया है, 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाया, आपको जल का एक अणु बनाया। जल का क्या बनाया, एक अणु बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ, जुड़ गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और जुड़ करके क्या बनाया, आपको वाटर बना करके दिए, पानी का एक अणु बना करके दिया। तो दो मिल करके एक बनाया, तो क्या हुआ, यहाँ संयोजन हुआ, जुड़ा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल आप देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाया आपको। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों जुड़ करके एकल उत्पाद बना करके दिया। एकल उत्पाद मतलब एक अणु बना करके दिया। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि रिएक्शन में कुछ प्रतीक का यूज करते हैं, S से सॉलिड को दिखाते हैं, L से लिक्विड को, G से गैस को। इस तरह से जैसे एक्वस होगा तो AQ यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, S का मतलब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में घुलाते हैं, घोलते हैं, जो हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था खोलने वाला, ऊष्मा का उत्सर्जन होने वाला जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, वही है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में क्या करते हैं, पानी में घुलाते हैं, तो क्या बन के निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम इसका हाइड्रोक्साइड नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें ये क्या किस में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पानी में होता है, जल में होता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है एक्वस है। एक्वस का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको पानी है, जल यहाँ पर दिया गया है। अगला एग्जाम्पल जो है, अगला अभिक्रिया जो है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब आप समझिए, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना, ब्रेकअप हो जाना। तो वियोजन का मतलब टूट जाना, अलग अलग हो जाना। तो उस अभिक्रिया से मतलब यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यानी अभिकारक अब एक हो जाएगा और उत्पाद बहुत सारे उसी से टूट करके निकलेंगे। तो एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन का मतलब टूट जाना, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या दिया गया है, A एकल उत्पाद है, मतलब कि एकल अभिकारक है, ये एक ठो अभिकारक है,
ये टूट करके क्या दे रहा है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब दो, यहाँ पे 2 भी दे सकता है, 2 या 2 से अधिक दे सकता है, तो 2 या 2 से अधिक होगा। तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड, एक नहीं होगा यहाँ पर, एक तो टूट करके एक ही नहीं बनाएगा, तब तो टूटा ही नहीं। अगर a x ही बनाएगा तो वो तो टूटा ही नहीं, एक ही रह गया। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक, 3 4 जितने भी हो सकते हैं, तो उतने टूट करके वो क्या देगा हमको, उत्पाद देगा। अभिकारक एक रहेगा और उत्पाद एक से अधिक रहेंगे। जैसे इसका रियल एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम CO3 CaCO3, इसका है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम जो है अभी आप याद किए होंगे, उसका रासायनिक नाम याद किए होंगे आप तो इसका जो नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ये जो साइन है, ये जो इस तरह से आपको अगर एरो पर, तीर पर जो है, रिएक्शन के तीर पर इस तरह से त्रिभुज का साइन बना दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि हम उसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। उसे क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो तीर होने का मतलब है गर्म किया जा रहा है इसको। तो यहाँ पर देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो ये 2 में टूट गया। किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके यहाँ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर हम तीर का इस तरह से निशान भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस बनकर निकल जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बचेगा। तो यानी क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके 2 उत्पाद दे रहे हैं। 2 उत्पाद, एक उत्पाद है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आपको FeSO4, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह क्या देता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड देता है प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड देता है प्लस SO3, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। 3 का मतलब ट्राई, 2 का मतलब डाई, अगर 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड, इसीलिए इसका नाम हो गया S से सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सब हम नाम लिखना आपको सिखाएंगे जब फाउंडेशन क्लास होता है, तो यहाँ पे हम सारा का सारा नाम वाम लिखना आपको बहुत विस्तृत में सिखाते, लेकिन आप पहले सीखे होंगे, तो बस यहाँ पे अभी आप रिवीजन करते हुए चलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट को जब गर्म किया गया तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है आपको। तो यहाँ पर क्या दिए, एक टूट करके 3 उत्पाद दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वियोजन हुआ, टूट गया, बिखराव हुआ, ब्रेकअप हुआ यहाँ पर। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर में AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे चांदी है, Ag का मतलब चांदी, सिल्वर, और Cl से क्लोराइड। जब AgCl को आप UV, यहाँ पे आप UV का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। UV का मतलब होता है आपको सूर्य का प्रकाश में रखना, सूर्य के प्रकाश में गर्म करना। सूर्य के प्रकाश में क्या करना, आप चीज़ों को गर्म करेंगे तो वहाँ पर UV, यहाँ पर भी गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर भट्ठी लगा करके गर्म किया जा रहा होगा, गैस LPG गैस पे गर्म किया जा रहा होगा। जरूरी नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में, किसी भी तरह से आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो ट्राइंगल, इस तरह से त्रिभुज का साइन देंगे। अगर आप सूर्य के प्रकाश में इसको गर्म कर रहे हैं या सूर्य के प्रकाश में रख दिए हैं तो UV लिखेंगे। UV का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किरण, आप नाम सुने होंगे, अल्ट्रावायलेट किरण जो है सूर्य के प्रकाश में होता है। तो उसमें रखने पर ये क्या देता है, सिल्वर अलग हो जाता है, चांदी अलग हो जाता है, और क्लोरीन गैस मिलता है। क्लोरीन गैस क्या होगा, उसमें से निकल करके बाहर हो जाएगा। गैस कुछ भी होगा तो उड़ेगा, तो वो जो अगर रिएक्शन के दौरान गैस बनता है तो निकल करके बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से देखिए आप, AgCl सिल्वर क्लोराइड टूट करके 2 उत्पाद दे रहे हैं आपको, एक सिल्वर दे रहा है, एक क्लोराइड दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर में क्या हो रहा है, एकल उत्पाद, एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक कितने, 1, 2 या 2 से अधिक उत्पाद को क्या दे रहा है, बना रहा है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद को बना रहा है। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद को बनाता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद को क्या करता है, बनाता है। तो यही है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, इसे याद रखिएगा। अगला है आपको तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना, एक जगह से हटा करके दूसरे जगह उसको क्या कर देना, विस्थापित कर देना। विस्थापित शब्द से आप सुने होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभिक्रिया को रिएक्शन, तो इसको अब इंग्लिश का बैच होता है तो इसमें हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन कर देना, विस्थापित कर देना। एक चीज़ को क्या करेगा, हटा देगा। कोई पावरफुल परमाणु आएगा, पावरफुल एटम आएगा उसमें, और वो क्या करेगा, दूसरे कमजोर परमाणु को क्या कर देगा, वहाँ से हटा देगा। समय से हर जगह होते आता रहा कि क्या करता है, पावरफुल आदमी कमजोर आदमी को दबाता है, भगा देता है। इस तरह से काम जैसे आपके नेचर में भी होता है, समाज में भी होता है, उसी तरह से यहाँ साइंस में भी होता है।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व मतलब ज़्यादा क्रियाशील है वो, ज़्यादा एक्टिव है वो, से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करेगा, कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो है, अधिक क्रियाशील तत्व आएगा और क्या करेगा, जो कम क्रियाशील है उसको हटा करके खुद जुड़ जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखिए CuSO4, यहाँ कॉपर सल्फेट आराम से था, इसकी चैन की जिंदगी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक पावरफुल व्यक्ति यानी पावरफुल तत्व आयरन आ गया। आयरन आ जाने से क्या हो गया, इसके जीवन में अशांति फैल गई। अशांति नहीं, इसका भी ब्रेकअप हो गया। किस तरह से ब्रेकअप हुआ, तो आयरन ने इसके साथ क्या कर लिया, अपना रिएक्शन कर लिया, FeSO4 बना लिया और कॉपर को भगा के बगल में खड़ा कर दिया। तो घोर अन्याय हुआ है इसके साथ। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, भाग गया, और इसका जो हमसफर था उसके साथ आयरन ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से हमारे जीवन में भी होता है, अभी के टाइम में तो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CuSO4 यानी ये आराम से था, इसके बाद Fe आया, दोनों का रिएक्शन जब हम करवाएं तो FeSO4 अपना कंपाउंड बना लिया और Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसके कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन। समझ चुके होंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, PV मतलब लेड। लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं। शीशा मतलब मुंह देखने वाला शीशा नहीं, शीशा परमाणु पीरियोडिक टेबल में या तत्व वाले में शीशा अलग को कहते हैं, जिसमें आप मुंह देखते हैं उसको कांच कहते हैं। जिसमें शीशा में मुंह देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, उसको कांच कहते हैं। और इसमें जो PV का मतलब लेड, लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं। तो ये जो शीशा है ये अकेले खड़ा था, यहाँ पर था, और CuCl2 अपना ये था, CuCl2 कंपाउंड बनाया हुआ था। जब एक दूसरे का रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर क्या हुआ, PV Cu को यहाँ से भगा दिया, फिर से इसको विस्थापित कर दिया और Cl के साथ खुद रिएक्शन कर लिया, तो PbCl2 बना लिया और Cu यहाँ से क्या हो गया, विस्थापित हो गया। देखिए अकेला साइड में खड़ा है इस तरह से। तो कोई भी अभी ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के पास आता है तो उसको भगा करके खुद रिएक्शन कर लेता है, यानी उसको विस्थापित कर देता है। उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप समझ चुके होंगे विस्थापन अभिक्रिया को। इसी तरह से चलिए आपका अगला अभिक्रिया है, चौथा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसके परिभाषा से संबंधित देखिए, इसको परिभाषा को पढ़िए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर क्या करेगा, भगाएगा नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, अदल बदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदल बदल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए AB, ये दोनों अपना परिवार बसाया हुआ है, ये दोनों अपना परिवार बसाया हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को तलाक दिया और क्या कर लिया, अदल बदल कर लिया। जैसे यहाँ पर देखिए A B के साथ शादी किया हुआ था और C D के साथ, क्या हो गया, यहाँ पर भी ब्रेकअप हुआ, यहाँ पर भी ब्रेकअप हुआ। A D के साथ शादी कर लिया और C B के साथ कर लिया, AD और प्लस CB। इस तरह से क्या हो गया, अदला बदली। क्या कहा, भाई हम क्या करते हैं आपस में, हमारा नहीं बनता है और तुम्हारा भी नहीं बनता है, तो अदल बदल कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर में क्या होगा, तो आदान प्रदान हो जाएगा। यहाँ पे कोई अकेला नहीं होगा, विस्थापित नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए नेचुरल एग्जाम्पल को देखिए, जैसे Na2SO4, सोडियम सल्फेट जो होगा वो जब बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन में आएगा, बेरियम क्लोराइड के संपर्क में आएगा, तो इस दोनों में रिएक्शन होकर के क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और SO4 बेरियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और बनाएगा क्या, BaSO4, बेरियम सल्फेट और NaCl। देखिए अदला बदली हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए सोडियम किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, तो SO4 के साथ, ये इसके साथ था रिएक्शन में, और यहाँ पर देखिए बेरियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था। अब देखिए क्या हो गया, बेरियम किसके साथ चला गया, यहाँ पे ये बेरियम आपका सल्फेट के साथ चला गया, बेरियम किसके साथ चला गया, इस सल्फेट के साथ, और ये सोडियम किसके साथ चला गया, इसके क्लोरीन के साथ, ये सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। देखिए अदला बदली हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर धोखा किसी के साथ नहीं हुआ है, सबके साथ न्याय हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपस में अदला बदली होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पर भी अदला बदली होगा। ध्यान से देखिए, सोडियम किसके साथ है, OH हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इसके साथ है, और हाइड्रोजन किसके साथ है, सल्फेट के साथ है, SO4 के साथ। देखिए दोनों अदल बदल कर लेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na इसके SO4 के साथ चल जाएगा और यहाँ H2 और OH मिल करके H2O बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो देखिए Na इसके SO4 के साथ Na2SO4 बना लिया,
और OH और हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर के H2O यानी पानी बना लिया। तो इस तरह से आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको समझ सकते हैं। द्विविस्थापन मतलब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है चीजें। तो ये अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, पांचवा आपका जो अभिक्रिया है वो है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी इसको हिंदी में कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ऑक्सीकरण का मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो ऑक्सीजन जहां पर भी रिएक्शन में जुड़ेगा तो कहेंगे कि वहां उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है। हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका डिफिनेशन से देखिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब जुड़ेगा उसमें आकर के, और हाइड्रोजन की कमी होगी, यानी हाइड्रोजन जो लगा रहेगा वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर हट भी जाए तो हम क्या कहेंगे, वो कि उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो अगर हाइड्रोजन हट जाए तो भी वो उपचयन है, ऑक्सीकरण है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी वो ऑक्सीकरण है। दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो हम कहेंगे उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर देखिए 2Cu, कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पे हुआ क्या, CuO के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम अकेले था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो फिर से एक बार दोहरा रहे हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा। कोई एक हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए तो भी वो ऑक्सीकरण है, या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी वो ऑक्सीकरण है, या उसको हिंदी में उपचयन भी कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया जैसे आपको याद रह जाए, उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही नाम है। अगला है अपचयन। अपचयन से याद रखिए आप, अपचयन का दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़िएगा तो उसी को उपचयन या अपचयन भी हिंदी में कहा जाता है। और तो अपचयन मतलब अवकरण अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें अपचयन को हम अवकरण भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अपचयन या अवकरण। तो इससे ऐसे याद रखिए, अ से अपचयन होता है तो अवकरण कहाँ होगा, अ वाले में, अपचयन वाले में अपकरण होगा। दोनों अ से स्टार्ट हो रहा है तो आपको याद रखने में सुविधा होगा। तो इसमें होगा क्या, देखिए पढ़िए इसको, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसमें उल्टा हो जाएगा, बस जस्ट उपचयन का उल्टा इसमें याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन की ही कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। यानी आसान शब्दों में कहें तो अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन से हट गया तो भी वो अपचयन है, और यदि हाइड्रोजन जुड़ गया तो भी वो क्या है, अपचयन है। दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा तो वो अपचयन है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए ऑक्सीजन निकल जाए, दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो अपचयन है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पर ZnO, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, Zn जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, रिएक्शन किया हुआ है, दोनों आपस में ZnO है। और कार्बन जैसे ही दिए, दोनों रिएक्शन करके क्या बन गया, Zn अकेला हो गया और CO बन गया। यहाँ पर देखिए Zn में से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, ZnO यहाँ पर जाकर के देखिए Zn से ऑक्सीजन हटा हुआ है, यहाँ से, यहाँ पर तो लगा था, यहाँ पे हट गया, तो क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। अपचयन यानी ऑक्सीजन हट गया इसमें से। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2S प्लस Cl2 है। यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, 2HCl। देखिए Cl अकेला था, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ भी गया तो भी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जैसे ही जुड़ा तो भी उसको हम अपचयन के अंदर में ही रखेंगे, और सल्फर अकेला हो गया। तो इस तरह से देखिए अपचयन अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो पहले वाले में क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, कम हो गया, और दूसरे वाले में क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस तरह के कहीं भी रिएक्शंस आपको दिखाई दें तो उसको क्या कहेंगे, हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो आपको उपचयन और अपचयन समझने में कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का इतने ही क्या थे, आपको अभिक्रिया दिए गए थे जिसे आपने आराम से याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप इतना ही है बस इसको आराम से आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा तो लिखते वक्त में भी आपको याद हो जाएगा और रिवीजन के दौरान भी याद हो जाएगा।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं तो क्या रहेगा, वहाँ रखा रह जाएगा, कोई दिक्कत मतलब कि वो वहीं पर रह जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में आप फिर से रिवीजन के दौरान या खुद से देख देख करके लिखिएगा तो भी याद होगा दूसरी बार रिवीजन टाइम में जब जाइएगा। तो क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, या लिखना है तो इसको रोक करके लिख लीजिए, दोनों काम कर लीजिए। हम यहाँ से हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके आगे आपको बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसके आगे, अभिक्रिया के आगे जो है अगला अभिक्रिया है, आपको अभिक्रिया के ही अंदर में आपको समझना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया हम उसे कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक का उपचयन एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, यानी एक ही रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि हमने आपको उपचयन और अपचयन के बारे में बताया। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, यानी उल्टा में बोले तो हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो जब दोनों अपचयन और उपचयन एक ही रिएक्शन में होने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आपको 11वीं में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बिना रेडॉक्स रिएक्शन को समझे आप केमिस्ट्री को बढ़िया से समझ नहीं सकते हैं। तो अभी ही आप इसे क्या कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों का दोनों एक ही रिएक्शन में होता हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है ZNO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, जिंक प्लस CO। यहाँ पर देखिए दोनों, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ जिंक से ऑक्सीजन हट गया, यानी जिंक का ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऑक्सीजन की कमी हो गई यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या अपकरण कहलाता है, अपकरण। तो अपचयन, यहाँ पे देखिए जिंक के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ह्रास हो गया मतलब कमी हो गया, निकल गया, तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और उसी में देखिए यहाँ पे एक कार्बन अकेले था, जब इस साइड रिएक्शन के बाद इसके साथ क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन। तो दोनों अपचयन और उपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है। जब दोनों एक ही रिएक्शन में होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आपका अगला एक छोटा छोटा रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का निकालना, ऊष्माक्षेपी, छेपी मतलब निकालना, छेपी का मतलब होता है निकालना, तो ऊष्मा का निकालना ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऐसा रिएक्शन, वह रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हीट निकलता है। आपने पढ़ा होगा कि जलना जो होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करता है, खास में ये बात समझना है आपको, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आपने पढ़ा होगा। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ क्या होता है, नहीं जल पाता। जैसे आपने मोमबत्ती का देखा होगा, गिलास से ढक देने पर कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो जलना बंद कर देता है, बुझ जाता है। बुझ जाने का कारण क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज़ जलता है तब जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं तो समझिए उसे हम जला रहे हैं। तो कार्बन का मतलब, जैसे कार्बन का आप टायर देखे होंगे, कहीं कहीं सड़क पर लोग आंदोलन करने के लिए क्या करते हैं, टायर को जला देते हैं, तो उसमें देखते होंगे यही रिएक्शन होता है। कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यही रिएक्शन होता है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का काली एकदम काला काला कार्बन डाइऑक्साइड वाला धुआं देखते हैं निकलता हुआ, और उसमें हीट भी होता है, आग भी निकलती है, उसमें ऊष्मा भी रहता है, हीट निकलता है। तो दोनों काम होता है, यहाँ पर काला धुआं निकलता है और ऊष्मा निकलता है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। किसी भी चीज़ का जलना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। जैसे कि लकड़ी को अगर हम जलाएं तो लकड़ी के जलाने में भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और क्या निकलता है, काला काला धुआं निकलता है और ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है। जैसे हम लोग अभी ठंडा के दिन आ गया है, ठंडा के दिनों में क्या करेंगे, उसको आग के सामने में बैठ करके लोग आग सेकते रहते हैं, तापते रहते हैं आग को। तो कहीं भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का मतलब ये है कि ऊष्मा का निकलना। जैसे CH4, ये मीथेन गैस है, ये क्या है, एक मीथेन गैस है। मीथेन गैस यानी इसी को हम CNG गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ी में आजकल भरा जाता है। CNG वाली जो गाड़ियाँ आती है उसमें यही मीथेन भरा जाता है, यही इसी को बायोगैस कहते हैं या मीथेन गैस कहते हैं।
तो यही जो है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, पानी देता है और हीट देता है, उष्मा देता है। तो आप कहिएगा सर जब पानी देता है तो उसमें से पानी निकलेगा तो आग तो बुझ जाएगा, लेकिन पानी उतना मात्रा में नहीं निकलता है कि बुझा दे आग को। पानी बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, जिसके कारण वहाँ पर पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, यानी ये जल रहा है। जलेगा तो क्या देगा, उष्मा देगा और धुआं देगा, काला कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये उष्मा क्षेपी का हो गया। एक दूसरा होता है अभिक्रिया आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का शोषण करना, उष्मा लेना, उष्मा को अपने भीतर में लेना। रिएक्शन के दौरान अगर उष्मा देना पड़े, यानी कोई अभिक्रिया अपने अंदर में उष्मा लेगा होने के लिए, तो उसको कहेंगे उष्मा शोषी, वो उष्मा को ले रहा है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब उष्मा को ग्रहण करना। वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने में या संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, बिना गर्म के ये रिएक्शन नहीं होगा आपको, तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए N2 है, N2 को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाना है आपको, तो बिना इसको हीट किए नहीं होगा। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड तभी बनेगा जब इसको हीट करिएगा। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड तभी बनेगा जब इसको हीट करिएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला के रख दीजिएगा, सालों साल रख दीजिएगा, अगर हीट नहीं करिएगा तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट। आपने फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तभी हो सकती है जब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिलेगा। बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना सूर्य के गर्मी के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है और सूर्य का प्रकाश लेता है। अब मिल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज का है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, इसको याद किए होइएगा। C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। अब प्लस 6O2, 6O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है। वही ऑक्सीजन हम लोग नाक से अपना ग्रहण करते हैं, वही पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आप समझ चुके होंगे कि उष्मा शोषी क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब इसको स्पष्ट भाषा में समझें तो बहुत सारे चीज़ को क्या कर देता है, खराब हो जाना। किसी भी चीज़ का खराब हो जाना उसको कहते हैं संक्षारण हो गया। जैसे लोहा में जंग लग करके लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका संक्षारण हो गया। लोहा का क्या हो गया, क्षारण हो गया। क्षारण हो गया मतलब वो खराब हो गया, खत्म हो गया, गल गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो संक्षारण का लोकल मीनिंग में कह सकते हैं खराब हो जाना किसी भी चीज़ का। वह प्रक्रिया जिसमें धातु की सतह क्या हो जाती है, धातु की सतह जल, नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर के, तीन चीज, जल होना चाहिए, नमी होना चाहिए और वायु होना चाहिए, इस तीन चीज के संपर्क में आकर के धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, यानी नष्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहलाती है। जब वो नष्ट हो जाता है, खत्म होने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब समझ गए, क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना किसी भी चीज। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाना, वो भी क्या है, लोहा का संक्षारण हो जाना, वो भी एक संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर के में शॉर्ट्स में पूछेगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो हूबहू आप इसे लिख दीजिएगा, ये उदाहरण लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही हमने एकदम कंसाइज फॉर्म में, बहुत छोटे फॉर्म में आपको लिख करके दिया है कि आपको ना लिखने में दिक्कत हो, ना याद करने में दिक्कत हो, ना समझने में दिक्कत हो। बस इसको आप छाप लीजिए और लिख करके 1-2 बार पढ़ लीजिए, बस आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तांबे के ऊपर हरी परत यहाँ पे लिखा हुआ है, परत चढ़ जाना। जैसे तांबे का लोटा लाए होइएगा या जग लाए होइएगा तो शुरू में बहुत चमकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस पर हरा हरा धब्बा जो है एकदम भद्दा हो जाता है। वो भद्दा क्या है, हरा कलर का परत चढ़ जाता है। वो क्या हो गया, उसका संक्षारण हो गया। वो क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक अलग कंपाउंड बना लिया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण हो गया, क्षय हो गया। तो तांबे के ऊपर में भी हरा परत का चढ़ जाना संक्षारण का एक उदाहरण है। उसी तरह से चांदी के ऊपर, चांदी देखिएगा, चांदी शुरू में जो आता है तो बहुत चमकता है, एकदम उजला दिखता है, लेकिन पैर में पहनने के बाद या गले में पहनने के बाद कुछ दिन के बाद काला हो जाता है। तो काला हो जाना भी उसका संक्षारण हो जाना या नष्ट हो जाने के कारण होता है, संक्षारण के कारण नहीं होता है। काली परत का चढ़ जाना चांदी के ऊपर संक्षारण का एक उदाहरण है। इसके बाद देखिए, संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है, संक्षारण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत खराब चीज़ है लोहे में जंग लग जाना। लोहा कितना मतलब कि यूजफुल चीज़ है हम लोगों के लिए, लोहा के से बहुत सारे काम होते हैं, वो जंग लग के ख़त्म हो जाता है, इसलिए तो हमारे लिए बहुत ही समस्या की बात है। उसे रोकना बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो उसको रोकने के लिए पहला काम करते हैं, यसद लेपन करते हैं। यसद लेपन के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे आपको। पेंट कर देते हैं, जैसे आप लोहे का ग्रिल होगा, तो लोहे के ग्रिल को आप देखिए अगर पेंट नहीं करिएगा तो जंग लग के गिरने लगता है। तो क्या कहते हैं लोग, उसे घिस करके सरेस कागज से साफ करके
पेंट चढ़ा दीजिए। पेंट अगर कर दीजिएगा तो क्या होगा, जंग लगना बंद हो जाएगा। जंग लगना कैसे बंद हो जाता है, तो पेंट लगा चढ़ा देने पर, ऊपर से पेंट अगर आप चढ़ा दीजिएगा लोहे के ऊपर में, तो वो वायु के साथ संपर्क में नहीं आता है, नमी के संपर्क में नहीं आता है। जब वायु और नमी के संपर्क में आएगा नहीं तो वो संक्षारित नहीं होगा, यानी उसमें जंग ही नहीं लगेगा। तो कैसे भी करके उसे वायु या नमी के संपर्क में आने से रोकिए। वो जैसा भी आपका तरीका हो, बस वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जब भी आएगा लोहा, वो जंग लग जाएगा और खराब हो जाएगा। तो पहला काम क्या करिए, यसद लेपन करिए या पेंट कर दीजिए तो भी रुक जाएगा, या तेल या ग्रीस लगा दीजिए, तेल के अंदर में डुबा करके रखिए या उस पर ग्रीस लगा दीजिए। ग्रीस लगा करके बहुत सारे पार्ट्स को क्या किया जाता है, बचाया जाता है। और देखे होंगे बहुत सारे पार्ट्स में तेल या ग्रीस लगा करके रखा जाता है, बचा करके रखा जाता है। तो देखिए यसद लेपन क्या है। यसद लेपन क्या होता है, इसको डेफिनेशन इसका पढ़िए। लोहा की धातु की सतह पर संक्षारण से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। जिंक की पतली परत, अगर आप जिंक की पतली परत लोहा पे चढ़ा देते हैं, उसे हम यसद लेपन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर आप रेलवे का नया वाला जो ब्रिज बना है, एकदम उजला उजला कलर का देखिएगा, वो तो लोहा का ब्रिज है, लेकिन उजला कैसे हो गया, लोहा तो उजला होता नहीं है। आप जानते होंगे लोहा उजला कलर का नहीं होता है, लेकिन वो लोहे का ब्रिज उजला कैसे दिखता है। उजला दिखने का कारण यही है कि उस पर यसद लेपन कर दिया गया है। जिंक का ऊपर से क्या चढ़ा दिया गया है, एक लेयर चढ़ा दिया गया है, ताकि वो नमी के संपर्क में न आए और रेलवे का ब्रिज ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक क्या रहे, मजबूत रहे, और टूटे ना जंग लग करके, और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उसका लाइफ बना रहे, उसका लाइफ ज़्यादा दिनों तक रहे। इसीलिए वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यसद लेपन कर देते हैं। यसद लेपन मतलब जिंक का एक लेयर उसके ऊपर में चढ़ा देते हैं, जिंक से पेंटिंग कर देते हैं। जिंक एक मेटल है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता है, तो जिंक एक धातु होने के कारण, जंग ना लगने के कारण उस पर चढ़ा देते हैं और सालों साल उसकी लाइफ होती है। तो वही जिंक का ऊपर से एक परत चढ़ा देना ही यसद लेपन कहलाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर के मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ये। इसके बाद विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या है, खाना वाना जो आप 10 घंटा रख देते हैं, जब 4 घंटा 5 घंटा रख देते हैं तो क्या हो जाता है, गंध आने लगता है, स्मेल आने लगता है, खराब हो जाता है। तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब खराब और गंधिता मतलब गंध। तो खराब गंध क्यों आता है, तो उसका भी कारण है। केमिस्ट्री में देखिए, वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयन होने लगता है, यानी ऑक्सीडेशन होने लगता है, उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। जब आप उसे वायु के संपर्क में लाते हैं तो वायु में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ने लगता है, और जब ऑक्सीजन जुड़ करके रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीकरण कर लेता है उसके साथ, और ऑक्सीकरण करने के बाद वो खराब हो जाता है, अलग तरह का गंध देने लगता है। वो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। बस उसके ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दीजिए तो खाना आपका 5 महीना 6 महीना तक आराम से रहेगा। जैसे टमाटर वाली चटनी का एग्जाम्पल दिए थे, कैसे 6 महीना तक आपको उसको संभाल करके रखा जाता है। 6 महीना तक संभाल करके रखना, किसी भी टमाटर का आप चटनी बनाइए 2 दिन के अंदर में खराब हो जाएगा वो, लेकिन कंपनी वाले उसे 3 महीना 4 महीना 6 महीना तक संभाल के रख लेते हैं। बस वही कारण है कि उसको क्या करना है, ऑक्सीजन के यानी वायु के संपर्क में नहीं आने देना है। तो विकृत गंधिता क्या है, जब वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयन होने के कारण उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। वही गंध जो आने लगता है अलग तरह का, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता से बचने के क्या उपाय हैं, तो विकृत गंधिता से बचने का उपाय है कि नाइट्रोजन गैस उसमें भर दीजिए। जैसे आप कुरकुरे देखे होइएगा, अगर आप कुरकुरे को खुला में रख दीजिएगा तो वो खराब हो जाएगा 2 दिन के बाद। अगर आप कुरकुरे बनाइए, चिप्स बनाइए, छान करके रख लीजिए प्लेट में, तो 4 दिन के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन वही कुरकुरे अगर पैकेट में बंद है तो 6 महीना सालों साल वैसे ही रहता है। कैसे रहता है, उसे ऑक्सीजन के ही संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में जब नहीं आएगा, ऑक्सीजन उसके साथ संपर्क नहीं करेगा तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो खाना बचा रह जाएगा, उसमें गंध नहीं आएगा। उसी के कारण खाने वाले पैकेट्स में क्या किया जाते हैं, कुरकुरे वाले पैकेट्स में देखिए गैस भरा रहता है, वही नाइट्रोजन गैस उसके अंदर में भर दिया जाता है। वही नाइट्रोजन गैस क्या करता है, वो विकृत गंधिता को रोक देता है। बस ऑक्सीजन को संपर्क नहीं करने देता है और वो रुक जाता है। अगर हम ऑक्सीजन दे करके भर देंगे तो फिर वही काम हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो खाना। तो वही कारण होता है। रोकने के अन्य उपाय भी हैं विकृत गंधिता को रोकने का। प्रतिऑक्सीकारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसका क्या करता है, वो विकृत मतलब खराब होने में क्या करता है, खराब होने से उसको रोकता है। उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीकरण हो जाता है, अगर ऑक्सीकरण न होने दे, ऐसा कोई सब्सटेंस आए, ऐसा कोई पदार्थ आए जो ऑक्सीकरण को ही ना होने दे, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट। यानी ऑक्सीकरण होने का ये क्या है, एंटी है, ये ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, तो उसको प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। तो कोई ऐसा पदार्थ है जो उसमें मिला देंगे जो प्रतिऑक्सीकारक का काम करेगा, ऑक्सीकरण नहीं होने देगा, उसे
उसका उपयोग करके हम विकृत ग्रंथिता को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, ऐसा भी होता है कि वायुरोधी बर्तन ऐसा ही बर्तन हो कि वायु जाने ही न दे। वायुरोधी बर्तन इस तरह के बर्तन को कहते हैं जो वायु न जाने दे, बस वायु नहीं जाएगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, खाना आपका सेफ रह जाएगा। तो वायुरोधी बर्तन से भी आप रख सकते हैं। या शीतलन द्वारा, शीतलन भी एक तरीका है। शीतलन मतलब ठंडा कर देना, फ्रीज में जिसको कहते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में क्या होता है, शीतलन मतलब ठंडा कर देते हैं। ठंडा कर देने से आपका क्या हो जाता है, खाना खराब होने से बच जाता है। तो ये आपका तरीका है विकृत ग्रंथिता को रोकने का। तो इसके साथ क्या हो गया, आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये जो चैप्टर था आपका खत्म हो गया। इस तरह से 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो गया। इस तरह से आराम से आप पढ़ते रहिए और चैनल के साथ लगे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लेक्चर जो चैप्टर है वो सारा का सारा कोर्स जो है धीरे धीरे आराम से आपको टाइम से ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे। 50 दिन 60 दिन के अंदर में आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप जुड़े रहिए, और टॉपिक आएंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ाए जाएंगे आपको, और अच्छे से अच्छे आपको क्रैश कोर्स खत्म करवाया जाएगा। चलिए आप क्या करिए, ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। हम यहाँ से हट जाते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।